देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। तो चलिए पढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, मनोज उस दिन काम से अपने घर लौट ही रहा था कि गाड़ी में चलते उसको अपनी बुआ का कॉल आ गया। गाड़ी में बहुत भीड़ भाड़ थी, इसलिए मनोज ने उस समय कॉल पिक नहीं किया। मनोज का इरादा घर जाकर कॉल करने का था। मनोज जैसे ही अपने घर पर पहुंचा तो उसने तुरंत ही अपनी बुआ को कॉल लगाया। उसे चिंता हो रही थी कि कुछ समस्या ना आ गई हो। उसने जब अपनी बुआ को कॉल लगाया तो उसकी बुआ ने कहा, मनोज तुम 3 दिन की छुट्टी ले सकते हो। जिस पर मनोज ने कहा, हाँ जी बुआ जी। जिस पर उसकी बुआ ने कहा, अरे वो घर में एक पूजा रखवाई है और पूजा के दौरान कितना काम होता है तुम्हें तो मालूम ही है, तो थोड़ा मदद भी हो जाएगी और वैसे भी तो तुम पूजा में आने वाले थे। मनोज ने आने के लिए हामी भर दी और परसों मनोज अपनी बुआ के घर के लिए निकलने वाला था। मनोज ने अपना सारा सामान तैयार रखकर अपनी बुआ के घर के लिए निकल गया। सवेरे सवेरे उसने बस पकड़ी थी। ट्रेन के 2 घंटे के सफ़र के बाद आखिरकार मनोज महीनाम पहुंच गया था, जहां उसकी बुआ रहती थी। उसकी बुआ का घर स्टेशन से काफ़ी दूरी पर था। उसे अभी भी लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करना था। मनोज ने एक ऑटो पकड़ी, पर उसकी किस्मत ऐसी थी कि उस ऑटो वाले ने उसे कुछ काम बताकर आधे रास्ते पर ही वहीं उतार दिया। मनोज ऑटो वाले पर बहुत ही ज़्यादा भड़का, पर अब उसे पैदल जाने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। और सबसे बड़ी समस्या थी कि रोड के बीच में कोई भी ऑटो वाला किसी पैसेंजर को नहीं चढ़ाता था। उसी समय मनोज की बुआ जी का कॉल आया और उन्होंने पूछा, तुम कहाँ तक पहुँचे हो? तभी मनोज ने कहा, बस में पहुंचने वाला था, पर बीच में ही मुझे ऑटो वाले ने उतार दिया। उसकी बुआ जी ने कहा, तुम्हें वह पहाड़ वाला कच्चा रास्ता याद है? तभी मनोज ने कहा, हाँ याद है मुझे। तभी उसकी बुआ जी ने कहा, उस रास्ते से मत आना, अब वहाँ कब्रिस्तान बन गया है, तुम सामान्य रास्ते से ही आना। तभी मनोज ने हाँ करके फ़ोन काट दिया। पहाड़ वाला कच्चा रास्ता वो रास्ता था जो उसकी बुआ के घर जल्दी पहुंच जाता था, पर कच्चा होने के कारण कुछ ज़्यादा उपयुक्त नहीं था। तब तक शाम हो गई थी और मनोज अब बस मेन हाईवे को पकड़ने ही वाला था कि तभी उसने एक ऑटो वाले से वहां पर जाने की बात की, पर वह बहुत पैसे मांग रहा था। वह लगभग 2 गुना पैसे मांग रहा था। फिर मनोज ने दूसरे ऑटो वाले से बात की और सबके ऐसे ही मोल भाव थे। मनोज इतना पैसा देना नहीं चाहता था, इसलिए मनोज ने ना चाहते हुए भी वो कच्चा रास्ता अपना ही लिया। उसने सोचा, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, कब्रिस्तान ही तो है और भूत प्रेत के ऊपर तो मैं बिल्कुल भी विश्वास नहीं करता हूँ। तभी मनोज लगभग शाम के 7 बजे उस रास्ते पर चलना शुरू किया। वह रास्ता काफ़ी लंबा और बीच बीच में पेड़ पौधों से घिरा हुआ था। मनोज को कुछ कुछ उस रास्ते की बातें याद आ रही थी। मनोज काफ़ी समय के बाद अपनी बुआ के घर जा रहा था। तभी बीच में उसे कब्रिस्तान दिखा। कब्रिस्तान देखते ही मनोज एकाएक रुक गया। उसके अंदर थोड़ी डर की भावना जगने लगी। उसने अपने आप को हिम्मत देते हुए आगे की तरफ बढ़ने की सोची। मनोज आगे बढ़ने लगा। तभी जैसे वो कब्रिस्तान के बीच में पहुंचा तो उसे ना जाने पड़े अजीब से अनुभव होने लगे, जैसे उसके साथ कोई और भी चल रहा है। उसे किसी और के चलने की आवाज़ जैसी मालूम पड़ रही थी। वातावरण भी काफ़ी अलग सा हो गया था, पर अंधेरा होने की वजह से उसे साफ साफ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। फिर मनोज ने एक बार पीछे देखा तो उसने पाया कि पीछे से एक कुत्ता उसके पीछे चल रहा है। शायद यही उसी की चलने की आवाज़ थी। मनोज को अपनी जान में जान आई और वह आगे बढ़ता रहा। तभी अचानक से मनोज बहुत ही ज़्यादा हैरान हो गया, क्योंकि उसने देखा कब्रिस्तान के मुहाने पर उसकी बुआ और उसके पति दोनों खड़े हैं। वो दोनों मनोज का इंतज़ार कर रहे थे। मनोज उन्हें देखकर थोड़ा हैरान हो गया। मनोज ने उनके आने का कारण पूछा तो उन्होंने कहा, हमने तुम्हें मना किया था कि कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत आना, तो फिर क्यों आ गए? हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, इसलिए हम तुम्हें लेने आ गए। इतनी बातें हुए वे लोग फिर से घर की तरफ निकल पड़े। मनोज इस कब्रिस्तान वाले रास्ते के बारे में पूछ ही रहा था कि कब्रिस्तान के बारे में बताते हुए उसकी बुआ ने कहा, यह रास्ता तो जंगल के बीच से ही हल्का सा आता है। तो एक समय काफ़ी सारे लोगों ने मिलकर ये फैसला किया कि यहीं नज़दीक में कब्रिस्तान बना देते हैं। वैसे भी अब यहाँ का कब्रिस्तान काफ़ी दूर दूर तक है, पर तुम्हें यहाँ से नहीं आना चाहिए था। मनोज ने कहा,
पर मैं क्या करता, वो ऑटो वाले बहुत पैसे मांग रहे थे। इतने सब बातें होते होते सब लोग बस घर पहुंचने ही वाले थे। लेकिन वो जैसे ही घर में पहुंचने वाले थे कि उसकी बुआ और उसके पति ने कहा, तुम घर में चलो, हम लोग आते हैं, दुकान से कुछ सामान लाना है। जिस पर मनोज ने कह दिया कि मैं लेकर आता हूँ, आप क्यों तकलीफ कर रहे हैं। तभी उन्होंने कहा, अरे नहीं बेटा, आप थक गए होंगे, तुम घर जाओ, हम दोनों अभी आते हैं। मनोज जैसे ही घर में पहुंचा तो घर में जो उसने देखा उससे उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने घर में देखा उसकी बुआ कुछ काम कर रही है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। उसकी बुआ पीछे पलटी और बोला, मनोज तुम्हारा सफ़र कैसा रहा। जिस पर मनोज डरते हुए बोला, आप घर पर हैं, आप तो अभी मेरे साथ ही आ रही थी ना, पर इतनी जल्दी घर में कैसे आ गई। उसकी बुआ ने कहा, मतलब मैं तो कितने समय से घर पर ही हूँ। तभी मनोज ने कहा, मजाक मत कीजिए बुआ जी, फूफा जी कहाँ पर हैं। उसकी बुआ ने कहा, वह तो अभी दफ्तर में होंगे, बस आने ही वाले होंगे। अब मनोज को अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था कि इतने में ही उसके फूफा जी पीछे से आ गए और बोला, अरे मनोज, तुम्हें मुझे कॉल करना चाहिए था, मैं अभी बस उसी रास्ते से आ रहा था। मनोज को अपनी कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि उसके साथ कुछ समय पहले क्या घटित हुआ है। मनोज काफ़ी ज़्यादा डर गया था। उसे डर से हल्का सा पसीना आने लगा और उसकी ऐसी हालत देखकर उसकी बुआ ने इसका कारण पूछा। जिस पर मनोज ने अपनी सारी घटना उनको बता दी। इसे सुनकर बुआ जी भी बहुत हैरान हो गई। पहले तो उन्हें मनोज की बातों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, पर मनोज के कब्रिस्तान के आने की बात पर उन्हें उसकी बातों पर भरोसा हुआ। तभी उन्होंने मनोज को बताया, उस कब्रिस्तान में आए दिन ऐसी घटनाएं होती ही रहती हैं। वहाँ पर भूत प्रेतों का बहुत ही खतरनाक साया है। एक बार अगर वह किसी के पीछे लग जाए तो जल्दी छोड़ते नहीं हैं। ये सब बातें सुनकर मनोज बहुत ही ज़्यादा डर गया और अगले ही दिन पूजा पाठ की। पूजा होने के बाद मनोज को अच्छा महसूस हो रहा था। मनोज ने अगले ही सुबह घर लौटने का फैसला किया। जब मनोज जा रहा था तो पीछे से उसकी बुआ ने कहा, तुम अकेले मत जाओ, तुम्हारे फूफा जी तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ देंगे, मैं कॉल करती हूँ, तुम्हारे फूफा जी रोड के यहाँ पर आ जाएंगे, तुम वहाँ जाकर कुछ देर इंतज़ार करना, वो बस पहुँचने ही वाले होंगे। इतना कहकर मनोज की बुआ काम पर लग गई। मनोज रोड के इधर जाकर खड़ा हो गया। फिर कुछ समय इंतजार करने के बाद उसे कुछ ही दूरी पर उसके फूफा जी बुलाते हुए नजर आए। मनोज उनके पास गया और वे दोनों बाइक पर बैठकर बस स्टैंड के लिए निकल गए। जैसे ही चौराहा आया, फूफा जी ने बाइक को कब्रिस्तान की तरफ मोड़ लिया। मनोज ये देखकर काफ़ी हैरान हो गया। उसे हल्का सा डर भी लग रहा था। तभी उसने इसका कारण भी पूछा तो उसके फूफा जी ने कहा, सामने वाले रास्ते पर अभी काम चल रहा है। तभी मनोज के फ़ोन पर उसकी बुआ जी का कॉल आया और बुआ जी ने जो बात बोली उससे मानो मनोज की सांसें जम गई। बुआ जी ने कहा, बेटा माफ़ करना कि फूफा जी किसी काम में बहुत व्यस्त हैं, वो नहीं आ पाएंगे, तुम चले जाओ अकेले और उस कब्रिस्तान वाले रास्ते से मत जाना। मनोज इतना सुनकर एकदम से सुन पड़ गया। मनोज तब डर से कांपने लगा और ये समझना उसके लिए कठिन नहीं था कि अभी वो जिसके साथ बाइक पर जा रहा है वह उसके फूफा जी नहीं बल्कि एक प्रेत ही है। मनोज डर के मारे पसीने में भीगने लगा और मनोज के मुंह से एक शब्द भी नहीं निकल रहे थे। तभी मनोज ने बाइक के आगे वाले आईने पर देखा तो उसे एक भयंकर प्रेत का चेहरा दिखाई पड़ा। प्रेत का पूरा चेहरा जले हुए कंकाल जैसा लग रहा था। आंखों की पुतलियां अब काली पड़ गई थी और तभी उस प्रेत ने मनोज की तरफ देखा और एक शैतानी हंसी देते हुए मनोज को बाइक से गिरा दिया। मनोज बहुत ही जोर से जमीन पर गिर पड़ा। जब उसने अपने चारों तरफ देखा तो उसने पाया कि वो कब्रिस्तान के अंदर है। मनोज खुद को कब्रिस्तान में पाकर बहुत ही ज़्यादा डर गया था। उसकी आंखों के सामने से वह प्रेत एक क्षण में ओझल हो गया। अब मनोज खड़ा होकर कब्रिस्तान से बाहर की तरफ भागने लगा। जब मनोज भाग रहा था तभी एकाएक उसके पीछे से उसके फूफा जी की आवाज़ आई। उसके फूफा जी कह रहे थे, बेटा रुक जाओ, कहाँ पर जा रहे हो। मनोज काफ़ी ज़्यादा डर गया था, इसलिए उसने पीछे ना देखने का फैसला कर लिया और काफ़ी बार आवाज़ आने के बाद उसने पीछे देखा तो उसकी सांसें अटक गईं, क्योंकि मनोज ने देखा कि उसके फूफा जी उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, जिनके सर से खून पानी जैसा बह रहा है। उनका सर
बहुत बुरी तरह से जख्मी है। ये सब देखकर भी मनोज वहाँ पर रुकना नहीं चाहता था। मनोज भागते ही जा रहा था कि तभी एकाएक उसके फूफा जी एक प्रेत में बदलने लगे। उसने अपनी आंख से ये सब देखा और उनका कद किसी सामान्य इंसान से बढ़कर विशालकाय हो गया था। ये बात मनोज को साफ थी कि वह उसके फूफा जी नहीं हैं। जब मनोज ने एक बार पीछे मुड़कर देखा तो उसने पाया कि वह प्रेत मनोज के काफ़ी करीब आ चुका है। तभी मनोज ने भगवान का नाम मन में स्मरण करना शुरू कर दिया। इससे मनोज को लगा कि मुसीबत टल गई है। फिर कुछ क्षणों के लिए उसके पीछे से भागने की आवाज़ आनी बंद हो चुकी थी। फिर मनोज को लगा कि वह प्रेत चला गया है, पर यह बात पूरी तरह से सच नहीं थी। अब मनोज जैसे ही कब्रिस्तान को पार करने ही वाला था, वैसे किसी ने मानो पीछे से उसे पकड़कर खींच लिया। मनोज अपने साथ ये सब होता देख डर से सहम गया और जमीन पर गिरते ही जोरों से चिल्लाने लगा। तभी मनोज को उसके वातावरण में हल्की सी गर्मी का महसूस होने लगा, जैसे कोई और भी वहां पर हो। तभी अचानक से मनोज के दाहिने हाथ पर किसी अदृश्य शक्ति ने हाथ रखा और मनोज ने जब अपने दाहिने हाथ पर देखा तो उसे किसी के पकड़ने का एहसास हो रहा था, पर उसे कोई भी नजर नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे कोई न दिखने वाले व्यक्ति ने उसका हाथ पकड़ लिया है। जब तक मनोज को सोच था तब तक उस प्रेत ने मनोज को पीछे खींचना शुरू कर दिया। ये बात होता देख मनोज को मालूम पड़ गया था कि वह प्रेत उसे किसी कब्र की तरफ खींच रहा है। मनोज अपनी पूरी ताकत से उस प्रेत से छूटने की कोशिश कर रहा था, पर मनोज की ताकत उस प्रेत के सामने ना के बराबर थी। मनोज अपना पूरा दम लगाकर दूसरी दिशा में भागने की कोशिश कर रहा था, पर किसी नवजात शिशु की तरह वह प्रेत उसे घसीटते हुए ले जा रहा था। अंत में मनोज को खुद पर काबू नहीं रहा और वह बहुत जोरों से चिल्लाने लगा, जो कि सही फैसला था। मनोज की आवाज़ सुनकर काफ़ी सारे लोग कब्रिस्तान की तरफ भागते हुए आ गए। मनोज को अपने आप घसीटता हुआ देख उनको भी अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। उन सब लोगों ने दौड़ते हुए मनोज को पकड़ा। उन्हें भी वहां पर किसी अनजान शक्ति या प्रेत का अनुभव हो रहा था। किसी तरह उन सब ने मिलकर मनोज को बचा लिया, पर उसके शरीर पर कई जगह गहरी चोटें भी लग गई थीं। फिर वो सभी लोग मनोज को नज़दीकी डॉक्टर के पास दिखाने ले गए। तब तक उसकी बुआ जी वहाँ पर आ गई और उन्हें आशंका थी कि मनोज के साथ कुछ सुना गया हो। उसके बाद वहाँ के लोगों ने इस कब्रिस्तान की समस्या को गहराई से लिया और सब लोगों ने मिलकर विचार किया कि यहाँ के रास्ते को पूरी तरह से लोगों के लिए बंद ही कर देना है। पर आज भी कई सारे लोग समय बचाने के चक्कर में वहीं से जाते हैं और ये घटना अभी तक रुकी नहीं है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्दी ही मिलूँगा ऐसे ही एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।